Assalamu alaikum students. I hope you had a wonderful Eid. And today we are going to start the part 3 of chapter number 11, communication. I know this is a long chapter और इस part के बाद भी we are left with one more part, but it is a very easy and interesting chapter. So I hope you will not face any problem in understanding it. So we are starting with interpersonal communication. Interpersonal communication का मतलब है कि किस तरीके से दो या तीन या इससे ज़्यादा अफराद के बीच में कम्युनिकेशन की जा सकती है. How do the group members transfer meaning between and among each other? तो इसके तीन तरीके हैं फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. एक है ओरल, रिटन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओरल का मतलब है हमारी वर्बल गुफ्तगू जो हम अपने अल्फाज से करते हैं. रिटन का मतलब है जो कि हम लिख के करते हैं. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो इशारों के थ्रू, बॉडीली जेस्चर्स के थ्रू या आई मूवमेंट्स के थ्रू की जाती है. So first of all, we will discuss about oral communication. The chief means of conveying messages is oral communication, speeches, formal one-on-one and group discussions, and the informal rumor mill or grapevine are popular forms of oral communication. तो मेन तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं बातचीत के लिए या अपना पैगाम या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए इज ओरल कम्युनिकेशन. बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में देख सकते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हर बात हम लिख लिख कर जो है भेज रहे हो. अगर हम एक एज अ फैमिली हम रह रहे हैं या आप एज क्लास मेंबर्स जब इकट्ठे होते हैं तो आप हर मैसेज लिख के नहीं दे रहे होते बल्कि ज्यादातर आप ओरली गुफ्तगू कर रहे होते हैं. तो चाहे ये कोई ग्रुप डिस्कशन हो या दो लोगों के बीच में बातचीत हो या कोई स्पीच हो या कोई टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है या कोई र्यूमर्स हो या ग्रेप वाइन का मतलब होता है कि ऑफिस में कोई इनफॉर्मल किस्म की गुफ्तगू हो रही है जो कि जिसमें हकीकत कम होती है. इसको आसान लफ्जों में आप र्यूमर्स भी कह सकते हैं या कोई फॉल्स मिस इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं. सो ये सारे फॉर्म्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के. Now we will discuss the advantages of oral communication. The advantages of oral communication are speed and feedback. We can convey a verbal message and receive a response in minimal time. If the receiver is unsure of the message, rapid feedback allows the sender to quickly detect and correct it. As one professional put it, face-to-face communication on a consistent basis is still the best way to get information to and from employees. So खुद अगर आप इस चीज को इमेजिन करें कि आप एज अ फैमिली रहते हैं, घर में आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं या कोई कजन्स हैं और रोजमर्रा की बात अगर आपने सुबह उठे आपने सलाम करना है, हाल पूछना है, नाश्ता मांगना है या कोई और बात करनी है, हर चीज आप लिख लिख के जो है वो उनको भेज रहे हो तो कितना इम्प्रैक्टिकल लगे. सो ओरल कम्युनिकेशन का बेसिकली फायदा ये है कि एक तो आपका मैसेज जल्दी पहुंच जाता है. आप सलाम करना चाहते हैं तो उसके लिए बजाय इसके कि सुबह सुबह आप पेपर और पेन तलाश करें और उसके बाद उसको लिखने बैठें और लिखकर वो कागज अपनी वालदा या अपने वाले तक पहुंचाएं, तो बेहतर है कि आप उनके पास चले जाएं और जाकर उनको खुद से सलाम कर दें. तो जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप ये समझें कि जो मैसेज आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो बहुत जल्दी मिनिमल टाइम पीरियड, थोड़े से टाइम पीरियड में उन तक पहुंच जाता है. और आप इमेजिन करेंगे अगर इसी तरह आपने पेपर पे उनको सलाम लिख के भेजा और उन्होंने आपको सिर्फ एक वालेकुम अस्सलाम कहना है, बट उसके लिए योर मदर हैज टू गेट अप एंड देन शी हैज टू लुक फॉर अ पेपर और अ पेन जो कि उनको नहीं मिल रहा या मिल रहा है और मिल के फिर वो वालेकुम अस्सलाम लिखती हैं फिर आप तक पहुंचाती हैं. तो ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल सी बातें हैं. लेकिन आप ये देखें कि ये प्रोसेस ओरल कम्युनिकेशन से कितना आसान हो जाता है. आपने जाकर अस्सलाम वालेकुम कहा और आपको जवाब में वालेकुम अस्सलाम मिल गया. So minimal time में your message is not only transferred but also you receive a response. ठीक है. और अगर अगर हम इसको जनरल डिस्कशन में भी कर लें, जैसे हम व्हाट्सएप पर बात कर रहे होते हैं या हम लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, आप ये देखें कि जब तक स्लाइड्स रिटन फॉर्म में आप मिल रही थी तो शायद आपका ना पढ़ने को दिल कर रहा था ना ही आपको उनकी समझ आ रही थी. लेकिन जैसे आपको ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म में मेरी आवाज या मेरा मैसेज आप तक पहुंचता है तो आपको आसानी भी है बिकॉज आप जल्दी से मेरी बात को सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप वो एक वॉइस नोट के थ्रू पूछ भी सकते हैं. यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन आपके लिए आसानी क्रिएट करता है बाय रिड्यूसिंग द टाइम इन ट्रांसफरिंग द मैसेज एंड ऑल्सो इन रिसीविंग द रिस्पॉन्स. जैसा कि आप यहाँ सेकंड पॉइंट यहाँ पर मेंशन हुआ है कि अगर आपने कोई एम्प्लॉइज
तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है या उनसे लेनी है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ही अपना मामूल बनाएं। बिकॉज अगर आपने उनको एक सिंपल तरीका बताना है कि जी ये काम ऐसे करना है, तो उसके लिए अगर आपको एक मीटिंग अरेंज करनी पड़े या मेमो निकालना पड़े या रिपोर्ट लिखनी पड़े, इन सम केसेस, इन सम फॉर्मल केसेस आपको मेमो वगैरह लिखना भी पड़ता है, लेकिन यूजुअली जो आपकी एवरीडे रूटीन की जॉब की इंस्ट्रक्शंस है, उसके लिए अगर आप फेस टू फेस अपनी इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करते हैं, मैसेज अपना थ्रू ओरल वर्ड्स, ओरल कम्युनिकेशन पहुंचाते हैं, सो दिस इज द बेस्ट वे. So we are talking about the disadvantage of oral communication. In front of us is mentioned the major disadvantage of oral communication, which is that whenever a message has to pass to a number of people, the more people, the greater the potential distortion. ठीक है? So oral communication का एक नुकसान, जो major नुकसान है, वो ये है कि जब हमारा एक message अगर तो direct किसी हमारे जो इंटेंडेड पर्सन है वहां तक पहुंच जाता है, तो ठीक है, हमारा जवाब, हमारा मैसेज उनको मिल भी जाता है और हमें वहां से जवाबदेह मिल जाता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा मैसेज है जो मुख्तलिफ लोगों से गुजर के जाता है, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ लोगों से ट्रैवल होती हुई आप तक पहुंचती है, तो उसमें हाई चांसेस हैं कि वो मैसेज, इनिशियल जो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा या अपनी असल शक्ल या अपनी असल इंटेंशन जो है वो उसमें से डिस्टर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक मैसेज देना है टू सम स्टूडेंट, अगर मैं उस स्टूडेंट से डायरेक्टली बात कर लूँ कि भाई आपके असाइनमेंट में ये इशू था, तो इस वजह से आपके नंबर कम है, तो शायद उस स्टूडेंट को मेरी बात ज्यादा आसानी से समझ आ जाए, बजाय इसके कि मैं पहले सीआर से बात करूं और सीआर को कहूं कि भाई असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम था, और बाय चांस दैट स्टूडेंट वाज अ गर्ल, तो सीआर को जो मैसेज था वो फिर जीआर को कन्वे करना था। उसने अपनी समझ बूझ जो उसने इंटरप्रेट किया मेरे मैसेज से, वो उसने जीआर को बताया, फिर जीआर ने जो इंटरप्रेट किया उसने आगे स्टूडेंट को कन्वे किया। तो आप ये देखें, जब एक मैसेज डायरेक्ट पहुंचने के बाद तीन लोगों से गुजर कर पहुंचा है, दो या तीन लोगों से गुजर के पहुंचा है, तो उसकी जो असल इंटेंशन थी, असल मीनिंग था, इट इज समहाउ लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। सो ओरल कम्युनिकेशन का ये डिसएडवांटेज जरूर है, अगर आपकी डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो दिस प्रॉब्लम कैन अराइज. So now we are coming to the second type of interpersonal communication, which is in the written form. Written communication usually तभी इस्तेमाल की जाती है जब कोई formal procedure involved होता है, कोई formal meeting involved होती है, या कोई formal information has to be transferred. अब यहाँ हमारे सामने examples given है: memos, letters, fax transmissions, email, instant messaging, organizational periodicals, notices placed on bulletin boards, including electronic ones, and any other device that transmits via written words or symbols. यहाँ इंस्टेंट मैसेजिंग के अलावा अगर आप देखें तो बाकी जितने एग्जांपल्स यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन की मेंशन हुई हुई हैं, ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व सम फॉर्मेलिटी. So जब हम instant messaging कर रहे हैं, if it is a messaging between two friends which cannot be conveyed verbally, तो उसके लिए written words का सहारा लिया जाता है, या अब जैसे WhatsApp का है, जब आप WhatsApp पे वर्ड लिखकर मैसेजिंग भेज रहे हैं, तो वो भी एक रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मल टर्म्स में देखें, तो वो मेमोज जो कि ऑफिस में दिए जाते हैं, या कोई स्पेसिफिक लेटर्स हैं जो कि दिए जाते हैं टू एम्प्लॉयज, टू मैनेजर्स, या any important information has to be transmitted from one company to another in the form of fax, या कोई ईमेल दी जा रही है, या कंपनी की वेबसाइट पर या बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कोई नोटिस प्लेस किया जा रहा है, इवन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी कोई नोटिस दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके टाइम टेबल का नोटिस है, या कोई और नोटिस है, किसी छुट्टी का नोटिस है, या आपके मार्क्स का या आपकी डेट शीट का नोटिस है, तो ये सब कुछ रिटन कम्युनिकेशन में आता है, एज लॉन्ग एज उसके ट्रांसमिशन में रिटन वर्ड्स एंड सिंबल्स हैव बीन यूज्ड एंड इट हैज नॉट बीन verbally conveyed to you. So now we are going to discuss the advantages or the benefits of written communication. Why would a sender choose written communication? It's often tangible and verifiable. Both the sender and receiver have a record of the communication, and the message can be stored for an indefinite period. If there are questions about its content, the message is physically available for later reference. कभी आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे करते होंगे ना, कि कभी किसी की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, तो आप क्या करते होंगे, वो जो मैसेजेस, जितने वॉइस नोट्स हैं या जितने रिटर्न आपने मैसेजेस किए होते हैं, तो आप उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनको आप डिलीट नहीं कर रहे होते, आप अपने पास उन्हें सेव रखते हैं, ताकि कल को ना कोई बात हो तो मैं ये मैसेजेस जो है दिखा सकूं अगले को कि भाई मैंने ऐसी बात नहीं की थी, ही वाज द वन जिसने तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें की थी. सेम अप्लाइज
फॉर व्हेन यू वर्क इन एन ऑफिस विद एम्प्लॉइज कि कभी कभी आपकी जो कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज के साथ हो रही होती है, कभी आपने कोई वार्निंग लेटर इशू किया होता है या कोई जॉब इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, तो उनके लिए आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वर्बली दी गई हैं, और एम्प्लॉय उसको फुलफिल नहीं करता और बाद में वो ये कह देता है कि जी मुझे कब कहा था, अच्छा आपने तो कहा ही नहीं था, कहने वाला मैनेजर खुद भी कंफ्यूजन में आ जाए कि शायद वाकई वो कहना भूल गया। लेकिन जब आपने वो सारी जॉब इंस्ट्रक्शंस उसको रिटन फॉर्म में दी होंगी, तो इसका मतलब है कि आप उससे इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो आपसे ये कहे कि मुझे तो पता नहीं था, तो यू कैन ऑलवेज शो दैट लेटर, कॉपी ऑफ दैट लेटर विच यू हैव गिवन टू द एम्प्लॉय, एंड यू कैन से टू हिम दैट देखें ये यहाँ इस लेटर में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेव करते हो। आप रिटन कम्युनिकेशन को वेरीफाई करने के लिए एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस आप इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इन मैसेजेस को आप जब चाहें आप उनको स्टोर कर सकते हैं। The second benefit जो यहाँ पर mention है, it is a final benefit of all written communication comes from the process itself. People are usually forced to think more thoroughly about what they want to convey in a written message than in a spoken one. Thus, written communications are more likely to be well thought out, logical and clear. बिल्कुल आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने दोस्त को कोई मैसेज कर रहे हैं, चाहे वॉइस नोट बना रहे हैं या वैसे भी कोई मैसेज कर रहे हैं, तो आप कभी भी इतना ज्यादा नहीं सोचेंगे मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल करने, मैंने इतना फॉर्मल हो मैसेज करना है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर ये आपकी ऑफिस से रेलिवेंट कोई कम्युनिकेशन है, तो जब आप अपने मैनेजर को या किसी एम्प्लॉय को कोई लेटर या कोई मेमो लिखेंगे या कोई रिपोर्ट लिख रहे होंगे, तो आप बहुत सोच समझ कर वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि दिस इज अ रिटन कम्युनिकेशन विच कैन बी स्टोर्ड, इट कैन बी केप्ट एज अ रिकॉर्ड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सो जब हम बोल रहे होते हैं तो हम यूजुअली नहीं सोचते, हमारे मुंह में जो आ रहा होता है हम बोलते जाते हैं, लेकिन जब भी हम लिख रहे होते हैं, अगर हम मैसेज लिख रहे हैं या हम एक लेटर लिख रहे हैं, इंटेंसिटी वुड बी डिफरेंट, बट वी आर गोइंग टू थिंक ओवर द वर्ड्स व्हिच वी आर गोइंग टू राइट। एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमिनन है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो रिटन कम्युनिकेशन है वो ज्यादा लॉजिकल होती है और ज्यादा सोच समझ के लिखी जाती है एज कंपेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। Okay, so now we have the drawbacks of written communication. Of course, written messages have drawbacks. They are time consuming. You could convey far more information to a college instructor in a 1 hour oral exam than in a 1 hour written exam. In fact, what you can say in 10 to 15 minutes might take you an hour to write. बिल्कुल उसी तरह कि अगर मैं आपकी क्लास में आऊँ और लेक्चर डिलीवर करना है मैंने आपको किसी टॉपिक के बारे में, अगर वो पूरे का पूरा लेक्चर मुझे बैठ के लिखना पड़े और उसके बाद आपको देना पड़े, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, बिकॉज जब मैं उसको लिख रही होंगी तो मुझे पहले से अपना एक होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स पहले से सोचनी पड़ेंगी, और फिर मुझे वो वर्ड्स भी ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे मैं ये सब कुछ आपके लिए रिटर्न में लिखूंगी। लेकिन जब आई टॉक टू यू इन द क्लास, उस टाइम मेरे जहन में जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं, मैं आपसे भी मैं एग्जाम्पल्स पूछ रही हूँ, मैं अपनी एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ, तो एक इंटरैक्टिव सेशन में हम ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 से 15 मिनट की क्लास लेनी है तो शायद मुझे 1 घंटा लग जाए वो लिखने में, लेकिन 1 घंटे में हम ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल आपके सामने ये दी गई है कि अगर आपको एक वाइवा देना हो 1 घंटे में, तो यू कैन डिस्कस फार मोर इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अगर आपको 1 घंटे में वही एज अ नोट या डिटेल्ड नोट आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़े। The other major disadvantage is lack of a built-in feedback mechanism. Oral communication allows the receiver to respond rapidly to what he thinks he hears. But emailing a memo or sending an instant message provides no assurance it has been received or that the recipient will interpret it as the sender intended. तो यहाँ पर फीडबैक उस तरीके से स्पीडी नहीं है रिटन कम्युनिकेशन में जिस तरह से ओरल कम्युनिकेशन में होता है। बिकॉज जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हमने एक बात की, हमने सलाम किया, हमें वालेकुम अस्सलाम जवाब मिल गया, या हमने कोई और लंबी बात भी, हम कोई मैसेज अपना देना चाह रहे हैं, हमें उसकी फीडबैक फौरन मिल जाती है। जब हमें फीडबैक फौरन मिल जाती है, हमें उसकी रिस्पॉन्स से अंदाजा हो जाता है कि क्या हमारे मैसेज को उसी इंटेंशन में इंटरप्रेट किया गया है जिस इंटेंशन में या जिस मीनिंग के साथ मैंने ये बात कही है। लेकिन कभी कभी रिटन कम्युनिकेशन में आपको ये इशू फेस हो जाता है कि इंस्टेंट मैसेज आपने भेजा, आपने ईमेल की, आपने मेमो भेजा, आपको नहीं पता, जब तक वो अगला रिसिपिएंट आपको एक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं देता दैट आई हैव रिसीव्ड द ईमेल और आई हैव रिसीव्ड द मेमो, आपको नहीं पता, यू आर नो not confirmed, you're not assured of whether that message has been received by the recipient or not। और दूसरी बात ये कि जब वो मैसेज पढ़ा जाता है, तो कभी कभार जब आप इनकोडिंग कर रहे होते हैं, हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि किस तरह हमारी थॉट इनकोड होती हैं,
क्या पता जिस तरीके से हमने एनकोड किया और हमने उसको रिटन वर्ड्स में लिखा, और जब वो रिटन मेमो जो है हमारे रेसिपिएंट के सामने आया, उसने उन वर्ड्स को जब पढ़ा तो वो डिकोडिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो गई। वहां पर आप ये देखें कि असल जो मीनिंग है वो भी डिस्टॉर्ट हो गया, बिकॉज रेसिपिएंट ने उसको इंटरप्रेट डिफरेंट तरीके से किया। और लेट्स सपोज अगर उसने कुछ नेगेटिवली इंटरप्रेट कर लिया और वो आपसे नाराज हो गया और उसने आपको जवाब ही ना दिया, तो आप इसी कश्मकश में रह जाएंगे कि क्या उसे ईमेल मिली ना मिली, उसने पता नहीं क्या सोचा। तो इस तरह से हम देखें तो ओरल कम्युनिकेशन का हमें ये फायदा होता है कि हमारा मैसेज इंस्टेंटली डिलीवर हो जाता है और हमें फीडबैक भी इंस्टेंटली रिसीव हो जाती है। और अगर उस फीडबैक में हमें लगता है कि कुछ डिस्टॉर्शन है, कोई गड़बड़ है, तो हम उसको उसी वक्त करेक्ट भी कर सकते हैं, विच इज नॉट very possible when we talk of written communication. Okay, now we have non-verbal communication in front of us. Non-verbal communication का मतलब है वो communication जो कि अल्फाज से, लिखे हुए अल्फाज से या मुंह से बोले हुए अल्फाज से नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी मूवमेंट से, आपकी आंखों की मूवमेंट से, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से होती है। ठीक है, so every time we deliver a verbal message, we also impart a non-verbal message. Sometimes the non-verbal component may stand alone. No discussion of communication would thus be complete without consideration of non-verbal communication, which includes body movements, the intonations or emphasis we give to words, facial expressions, and the physical distance between the sender and the receiver. जब हम वर्बली बात कर रहे होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन पर इस चीज को हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जब हम वर्बली मैसेजेस को डिलीवर कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो उस वर्बल मैसेज के साथ साथ उसका एक नॉन वर्बल कंपोनेंट भी होता है। और कभी कभी सिर्फ नॉन वर्बल कंपोनेंट ही हमारी कम्युनिकेशन में शामिल होता है। वो कैसे? क्लास हो रही है, मैं लेक्चर दे रही हूँ, एक स्टूडेंट क्लास से बाहर जाना चाह रहा है, साथ सोचता है कि मैं अपने दोस्त को भी ले जाऊं, तो आंखों से इशारा करके आईब्रोज उठाकर पूछ रहा है, अल्फाज नहीं यूज कर रहा, ना ही लिख रहा है, लेकिन उसकी जो आईब्रोज की मूवमेंट है उससे उसका फ्रेंड समझ जाता है कि ये चाह रहा है कि यार बाहर से चक्कर लगाकर आए या ना आए। तो दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं, कभी कभी आप नोट करें कि हमारे हाथ, हम हाथ से किसी बात के ऊपर स्ट्रेस दे रहे होते हैं, हमारी अल्फाज, हमारे मुंह से जैसे अल्फाज निकल रहे हैं, हमारी आवाज ऊंची या नीची हो रही होती है, हम जिस वर्ड को ज्यादा स्ट्रेस देना चाह रहे होते हैं उसमें हमारी आवाज और हम आवाज ऊंची और स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। So these are all the non-verbal components of a verbal message. इसके अंदर एक और बात है जो कि फिजिकल डिस्टेंस की बात है। अगर सेंडर और रिसीवर का फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उस सूरत में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो शायद सही तरीके से नहीं हो पाती। बट द क्लोजर यू आर, आपकी कम्युनिकेशन जो है नॉन वर्बल, इट इज अंडरस्टूड इन अ बेटर वे। So now we are going to discuss a drawback of non-verbal communication. It is that there is no record of non-verbal communication. The emphasis given to words or phrases is missing. It is important to be alert to these non-verbal aspects of communication and look for non-verbal cues as well as the literal meaning of a sender's words. You should particularly be aware of contradictions between the messages. Someone who frequently glances at a wristwatch is giving the message that she would prefer to terminate the conversation no matter what she actually says. तो हम बात कर रहे हैं कि जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपसे कुछ बातें कही, उसकी टोन बड़ी रूड थी और बाद में आपने उससे गिला किया कि भाई तुमने जो बातें की है, जो तुम्हारी टोन थी ना, बस मुझे मैं उससे बड़ा नाराज हूँ। लेकिन द अदर पर्सन कैन इजीली रिफ्यूट एंड ही कैन से मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, नहीं मेरी तो टोन ऐसी थी ही नहीं। हाँ, मैंने ये बात जरूर कही थी, लेकिन मेरा मीनिंग वो नहीं था, बिकॉज उसने अपनी टोन को रिफ्यूट कर दिया। बाय, बिकॉज आपके पास उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप उसकी टोन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते जैसा कि आपके फ्रेंड ने किया हो। So यहाँ पर जरूरी है कि in order to understand the actual meaning of the sender's message or the word said by him, it is important कि आप उसके verbal words के साथ साथ non-verbal hints या non-verbal movements या उन cues को भी check out करें। Because for example, आप किसी से बात कर रहे हैं, you are thinking that you're having a very good conversation, but the other person is constantly looking at the wristwatch. इसका मतलब है कि maybe the other person has to go somewhere else, or maybe he's getting bored of your conversation and he wants to terminate that communication. इवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आपसे ये बात कन्वे नहीं कर रहे, लेकिन वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच को देख रहे हैं, आपसे बात वो सही तरीके से कर रहे हैं, बट their act of looking at the wristwatch again and again should give you the message, the non-verbal cue that the other person is preferring to stop the conversation so that they can move ahead. So I hope आपको समझ आ गया होगा all the aspects of
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें ओरल, रिटन और हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है. ठीक है, वी आर लेफ्ट विद more of this chapter, which we will inshallah finish in the next class. And I also plan to give you a small assignment when we finish this chapter. It is not going to be very difficult, but it will be a good revision for this chapter.